हम वही चीज जो हमारा दिमाग सोचता है, और दिस अप्लाइज टू आवर पेशेंट्स आल्सो हु कम टू आवर क्लिनिक एंड टू द फिजिशियन आल्सो, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो भी अपनी थॉट्स फीलिंग्स के हिसाब से बिहेव करता है, एंड डॉक्टर आल्सो हैज टू सी and observe what how and what the patient is saying and how he is behaving. So mind technique is based on this. That is what is present, persistent and predominant. So ये जो mind technique है, we are very lucky that Dr. Rashi, her team has formed the group and provided us the opportunity to learn from the experienced and seasoned doctors. ऐसा भी कहा जाता है कि वी डोंट गेट ओल्ड अनलेस वी स्टॉप लर्निंग। हम तब तक बूढ़े नहीं होते हैं जब तक हम सीखना नहीं छोड़ते हैं। तो इसी ज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वी हैव डॉक्टर भूपिंदर सिंह जी amongst us, a very seasoned and senior and experienced homeopath who is practicing on mind technique. So on behalf of all the participants, I really welcome Dr. Bhupinder Singh ji to please share his wisdom and knowledge with us. And today is Mother's Day, and I wish happy Mother's Day to all the mothers. And गुरु भी जो होता है वो भी एक माँ की तरह ही होता है जो ज्ञान देता है। तो I don't take much of the time. I request Dr. Bhupinder Singh ji to start his session. So happy learning to all the participants. Welcome, Dr. Bhupinder Singh ji. Namaskar. Thank you very much. Good morning. Just there is a little problem in audio. We are just setting. कंफर्म कर दो दोनों में से ये। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? Please. जी सर, आवाज आ रही है। Is it clear? Yes sir, clear आ रही है। Okay, thank you very much. Dear Dr. Rashi, Dr. Neeta from Delhi, Dr. Shashank Mandapi from Dehradun, Dr. Rajiv Sharma from Delhi, and all dear delegates who are attending this webinar today. Thank you very much for giving this your valuable time to share my experiences with you people. Actually, में क्या होता है कि कुछ भी मेरा मकसद कुछ सिखाना नहीं है। मैं ये सोच के चलता हूँ कि मुझे आपसे भी कुछ सीखना है। हमेशा ये कोशिश होती है। That's why we are calling practitioner, क्योंकि हमें तो पूरी जिंदगी लास्ट ब्रीथ तक स्टूडेंट्स ही रहना है और सीखते ही रहना। आज कुछ ऐसा ही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि जो हमने सीखा, हमारी यही कोशिश है कि जो हमने हमारे गुरु जी से सीखा है, डॉक्टर सहगल साहब का, मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि हमें उनसे सीधा मिलने का, उनको सुनने का मौका मिला। सो हमारी कोशिश यही है कि जो वो हमें दे के गए हैं तो हम वो सारा आपके साथ कोशिश करें। जैसे एक ड्राइवर होता है ना, जो कोच होता है वाइल ड्राइविंग, लर्निंग ड्राइविंग, तो वो सिर्फ ये बता सकता है कि क्लच का क्या फंक्शन है, ब्रेक्स का क्या फंक्शन है, और रेस का क्या फंक्शन है, इंडिकेटर्स कहाँ, कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। और वो ये नहीं बता सकता कि विच रोड इज लीडिंग टू विच डायरेक्शन। वो आपको खुद ही सीखना होता है। और हमारी कोशिश यही होती है जब हम आपके साथ जुड़े होते हैं कि हम आपको बेसिक से ही शुरू करें, बेसिक ही सिखाएं मैक्सिमम। हमने बहुत सारी सेमिनार्स अटेंड किए। हमने डॉक्टर एम एल सहगल साहब के 5 साल, हमने डॉक्टर योगेश और डॉक्टर संजय सहगल साहब की क्लासेस लगाई। हम खुद भी क्लासेस लगाते रहे।
और अब मैं बहुत लंबे समय से हर महीने क्लास हम इकट्ठे होते हैं, डॉक्टर्स जूनियर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम बेसिक्स में पक्के हो जाएंगे, तब हम कुछ सोच सकते हैं कि हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमारे बेसिक्स कमजोर हो गए तो फिर हम रॉन्ग डायरेक्शन में जाने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं और हम अपने सिस्टम का भी नुकसान कर रहे होंगे। तो मैं आपको शुरू कर रहा हूँ कि एक फोटोग्राफ दिखाता हूँ। बहुत सिंपल सी मेडिसिन और बहुत कॉमन मेडिसिन है, मेरे ख्याल में हर आदमी, मैं छोटा सा केस बताऊंगा। ये सिर्फ इसीलिए बता रहा हूँ कि ये जो आने वाली बुक डॉक्टर राशि इस पे काम कर रहे हैं, तो उसमें ये केस मेंशन किया हुआ है। तो मैं आपको इसीलिए दिखाना चाहता हूँ ये केसेस के किसी के मन में ये शंका ना रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा होता है। मैं वो एक छोटा सा केस, एक ट्यूमर का केस है। शेयर नहीं हो रही, आपको नहीं दिख रही है। जैसे आपको नहीं दिख रही है, आइए ना। ये एक फोटोग्राफ देखिए। उन्होंने की शेयर स्क्रीन डिसेबल्ड है। हाँ डॉक्टर राशि, योर शेयर स्क्रीन इज डिसेबल, प्लीज उसको एक्टिव कर लें। हाँ शशांक सर, एक बार आप देख लीजिए। ओके 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 ओके, नो इट्स ओके। हाँ ये फोटो देखिए आप, और एक दूसरे एंगल से दिखाता हूँ मैं आपको। दूसरा सेकंड वाले। ये वही फोटो है, दूसरे एंगल से है। ये हैंड साइज ट्यूमर है इसके एल्बो, इसके जस्ट अबव द शोल्डर। आई थिंक दिस इज राइट शोल्डर। और जस्ट आपको मैं 3 महीने के बाद की फोटो दिखाता हूँ। मतलब 3 महीने से भी पहले, हम 2 महीने से ही वो खुद आ नहीं रहे थे, उसको उसने मेडिसिन मंगवा ली थी। और 2 महीने के, ये सी दिस फोटो आफ्टर 2 मंथ्स रिजल्ट। अब मैं आपको केस बताता हूँ, ये इसमें फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? टोटल ग्रोथ इज डिसअपीयर्ड। तो ये केस क्या था? ही इज अराउंड 65 years old पर्सन, और ये ग्रोथ उसको डेवलप होनी शुरू हुई बहुत साल पहले। वो बता रहा था कि मेरे को याद ही नहीं कितने साल पहले ये स्लो 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 बढ़ रही थी। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि बेसिक क्या क्या हमें केस टेकिंग में क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है जाननी हमारे लिए। तो मेरा पहला सवाल था कि ये कब से हो गया, तो बोला था कि बहुत साल से हो रही है। तो इसके लिए आज से पहले मेडिसिन क्या ली? बोला कि कुछ भी मेडिसिन नहीं ली, मैंने डॉक्टर के पास गया ही नहीं। ये यहाँ से आया था, इसका शहर हमारे से करीब 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम माई होम टाउन। तो मैंने उसको पूछा कि भाई इतने इतने साल हो गए, अब तो छोटी छोटी बीमारियों से लोगों ने डरना शुरू कर दिया कि ये कैंसर ना बन जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो बोला कि सर मैं अपने काम धंधे में, अपने बिजनेस में, एग्रीकल्चर इसका बिजनेस है, फार्मर है, तो मैं अपने काम से इतना व्यस्त था कि मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में। तो मैंने उसको पूछा कि आप इसको वॉच तो कर रहे थे, आपको पता तो चल रहा था ना? हाँ हाँ पता तो चल रहा था कि बहुत स्लोली इट वाज ग्रोइंग। तो आज कैसे आना हुआ? ये एक सवाल हम हर पेशेंट से बेसिक केस टेकिंग के दौरान पूछते हैं, और 30% केसेस इन सवालों से ही क्लियर हो जाते हैं कि किस डायरेक्शन में ये केस जाएगा। तो मैंने उसको पूछा कि आज कैसे आना हुआ? तो बोलने लगा कि सर पिछले कई दिनों से, करीब 2-3 महीनों से हर आदमी, क्योंकि ये अब शर्ट के बाहर से दिखाई देना शुरू हुआ, थोड़ा थोड़ा एलिवेशन होगी इसकी, तो बाहर दिखाई देता है। तो जब कोई किसी से मिलता हूँ तो हर आदमी पूछता कि ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा? तो आज भाई आप 150 किलोमीटर कैसे आ गए यहाँ? तो उसने बोला कि मैं अपने एक रिश्तेदार से मिलने आया था, वो मेरा दोस्त है, मेरा नॉन है। तो उसने भी आते ही पूछा
कि ये क्या हुआ, तो मैंने कहा कि मेरे को ये लगा कि ये तो बहुत विजिबल हो गया, तो मेरे को कुछ करना चाहिए। तो उसने बोला कि क्या करूं फिर मैं, तो उसने आपका रिकमेंड किया, आपका नाम रिकमेंड किया कल, तो आज मैं उन्हीं के साथ आया हूँ यहाँ। तो मैंने कहा कि आपको किसी ने बोला नहीं कि ऑपरेशन करवा लो? बोला कि कईयों ने बोला। तो मैंने सोचा कि अब मेरे रिश्तेदार ने बताया कि यहाँ से बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा, तो मैंने सोचा चलो हम फिर बिना ऑपरेशन के ठीक होता नहीं, सर्जरी तो अल्टीमेटली है ही। तो यही केस था, और मैंने इसके आगे उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि मेडिसिन वाज वेरी क्लियर। और मेरे को ये उम्मीद है कि आप सभी को भी, बहुत सारे लोगों को ये मेडिसिन क्लियर हो गई होगी कि क्या मेडिसिन देनी चाहिए। कोई आप थोड़ा गेस करो जरा, बहुत कॉमन मेडिसिन है, गेस कीजिए कि क्या मेडिसिन देनी चाहिए थी इसको। हेलो सर फ्रिवलस हाँ एंड हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कौन सी? सॉरी सर फ्रिवलस रूब्रिक सर फ्रिवलस सर बेलाडोना है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, हाँ। हाँ हाँ, और सर बेलाडोना, एनीबॉडी अदर? ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है कि कैसे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल? बस मैं इसीलिए यही केस से शुरू किया हाँ। कि आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि हमें समझना कैसे है। ये ऐसे इसको हल्के में मत लो। डॉक्टर मान हैज ज्वाइन दिस मीटिंग, वेलकम डॉक्टर मान। इसको हल्के में मत लो, इसको समझना कैसे है। अगर हम एग्जैक्ट समझ पाएंगे तो फिर मेडिसिन सर्जन भी सपने में भी नहीं सोच सकता कि ऐसे दर्द भी किसी मेडिसिन से आ सकते हैं। अभी मैं बहुत छोटे छोटे केस दिखा रहा हूँ आपको, जैसे जैसे आपका लेवल बनता जाएगा तो वैसे वैसे हम ऊपर को जाएंगे, फिर थोड़े आगे वाले केसेस से दिखाएंगे। तो क्या बेलाडोना बोले थे एक, डॉक्टर बेलाडोना बोले, और कोई? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, सत श्री अकाल, वेलकम। आ रही है आवाज ਹੁਣ? हाँ हाँ, सत श्री अकाल। Sir, indifference हाँ, to complaint indifferent to complaint, yes. and sir ailment for embarrassment from embarrassment opium may be there. Okay, ठीक है। Anybody other who is standing with belladonna and who is standing with opium? सर बेलाडोना, एक अनकॉन्शियस अवेकनिंग करके कोई रूब्रिक से पूरा याद नहीं आ रहा है, जैसे उसने उसके रिश्तेदार ने जगाया उसको। Unconscious interrupted by screaming. pain. Unconscious है ना? हाँ, interrupted by screaming. आप इस बात को समझिए, अब आराम से समझिए। बेशक हम एक ही चीज आज पढ़ लें 1 घंटे में, लेकिन इस चीज को दोबारा बोलना नहीं। वो क्या कह रहा है कि ये ग्रो तो कर रहा था, लेकिन मैंने इसको ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने काम काज में बिजी था। अब ये धीरे धीरे नोटिस में आना शुरू हो गया सभी के, और सभी पूछ रहे हैं। मेरे को बुरा तो लगता है, लेकिन मैं फिर अनअवेयर हो जाता हूँ। आज मेरे रिश्तेदार ने बताया कि ये बिना सर्जरी के ठीक हो सकता है। तो 2 चीजें क्लियर है कि उसको कई महीनों से लोग कह रहे हैं, वो थोड़ा अवेयर होता है, फिर अनअवेयर हो जाता है, फिर अवेयर होता है, अनअवेयर हो जाता है। और आज रिश्तेदार ने बुलाया तो आज उसको ये लगा कि हाँ यार, ये तो ज्यादा ही बढ़ गया कि ये सभी के नोटिस में आना शुरू हो गया। तो दिस इज stupefaction causes with difficulty and indifferent to suffering and business anxiety, right? So opium was given to him, opium 30 was given to him, और सच जानिए कि उसके बाद इसको रिपीट नहीं करनी पड़ी मेडिसिन। 3 डोजेस फर्स्ट डे दी थी, और 3 डोजेस से ये उसका ये ट्यूमर, ये ग्रोथ डिसअपीयर होगी। और इस चीज को समझना हमें, प्रेवलेंस एंड इंडिफरेंस टू सफरिंग, इंडिफरेंस टू सफरिंग, सफरिंग और फ्रेवलेंस। फ्रेवलेंस उसको छोड़ देता कि इस इतने से क्या होता है, ये फ्रेवलिटी है कि इतने से क्या हो जाएगा, ये तो छोटा सा तो है। उसके जो वर्ड्स है, जो उसकी टोन है, ये फ्रेवलिटी है।
फ्रिवलस का मतलब कि एक लापरवाह आदमी है। वो कह रहा है कि मैं इसको नोटिस तो कर रहा था, लेकिन काम की वजह से अपने बिजी इतने हो गए थे। एक रूब्रिक मेरे ख्याल में है अनकॉन्शियसनेस आंसर करेक्टली एंड गो इनटू सुपर स्टेट अगेन, कुछ ऐसा रूब्रिक। उसमें देखिए कि वो एक बार जागता है, अलर्ट होता है, जब तक वो फिर एक्स्ट्रावेगेंट फेज में नहीं चला जाता तो वो कोई उसको पॉइंट आउट करेगा तो वो फिर उसको एक बार हाँ देखेगा कि हाँ, लेकिन वो फिर वो उसी पोजीशन में चला जाता है, इंडिफरेंट पोजीशन में, क्योंकि अभी तक उसका एक्स्ट्रावेगेंट फेज नहीं आया। तो वो डॉक्टर के पास तब जाएगा। अब ये रिश्तेदार ने भी टोक दिया कि भैया ये क्या, तो फिर उसको लगा कि हाँ ये तो इतना बढ़ गया कि अब तो सभी को नोटिस में होना। हाँ, अगर बेलाडोना होता तो उसको फोर्सली भेजा जाता कि तू जा यार, या तू मेडिसिन लेके आ, क्योंकि उसकी वो अभी भी फ्रिवोलस फेज में होता। तो इसीलिए इन चीजों को डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। हम जब भी बात करेंगे तो बेसिक्स पे हम जरूर बात करेंगे, ताकि जो ये सिस्टम नया हमारे लिए भी कभी नया था। तो हमने कभी ऐसे केसेस में हम क्या देते, उसको कल्केरिया फ्लोर देते, उसको सूजा देते, उसको कोनियम देते, कोई कुछ देता कोई कुछ देता। लेकिन अगर हम कम से कम हम दो मेडिसिन में आ गए, बेलाडोना और ओपियम। ओपियम में बेलाडोना की फ्रिवोलिटी है उसकी टोन है, कि मैंने सोचा इससे क्या होता है, ये टोन और हाथ हिलाएगा ऐसे आता, इससे क्या होता है, इससे छोटे से रसौली से क्या होता है, ये बेलाडोना की टोन होगी। लेकिन ओपियम में ये फ्रिवोलिटी नहीं है, उसमें पेनलेसनेस है, क्योंकि ओपियम का टोटल इफेक्ट जो नर्वस सिस्टम पे होता है वो नर्वस सिस्टम को डल करती है, और ओपियम पेशेंट में उसकी डलनेस होती है। जैसे ही थोड़ा इंटॉक्सिकेटेड हो जाता तो वो ओवर एक्टिव एंड ओवर अलर्ट हो जाता। तो ओपीएम में अल्टरनेट स्टेट जो बहुत मिलती है हमें, इसलिए ये मैंने आपको बेसिक इसीलिए शुरू किया था कि हम इन चीजों को हम जब बेलाडोना समझ जाएंगे, जब हम ओपीएम समझाएंगे, जब हम स्टोमोनियम समझाएंगे, जब हम हायोसाइनस समझाएंगे, तो उसके आगे फिर हमारा एक बेस बना शुरू हो जाएगा। जैसे हम नर्सरी से 2 के टेबल से शुरू करते हैं तो फिर धीरे धीरे वो इंजीनियरिंग तक पहुंच जाता है, लेकिन उसका जो बेस होता है वो 2 का टेबल या 3 का टेबल, वो टेबल से ही शुरू होते हैं। तो ये हमारे टेबल है, इनको हमें रिसाइट करना, जैसे हम बिल्कुल अपना कोई पाठ पूजा करते हैं उसी तरह से इनको सभी हर रोज जो अपना नेम बनाना, डेली इवेंट का एक पार्ट बना लेना। तो अब मैं आपको 2-3 केस, मैंने बस 2-3 मेडिसिन डिस्कस करेंगे, हम ज्यादा मेडिसिन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा में करेंगे तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जो 1-2 मेडिसिन जो भी हम करें, जो डिस्कस करें, उसको हम इतना क्लियर कर लें कि हर रूब्रिक को, जैसे डार्क है, डिल्यूजन डार्क इन, तो पेशेंट आके बोलता है कि भाई तू इतने दिन क्यों नहीं आया, कि सर मेरे को पता ही नहीं था कि ये बीमारी होती है, मैं कहाँ जाऊं। तो अब किसी ने मेरे को बताया कि भैया इसका इलाज तो वहां है, तो वो आज तक अंधेरे में था, उसको लाइट मिली और फिर वो चल दिया। वो मेडिसिन कुछ भी वॉटेवर में भी, लेकिन इन चीजों को हमें समझना जरूरी है कि व्हाट आर द मीनिंग्स ऑफ डिल्यूजन डार्क इन और डार्क ऑफ। इन चीजों के बेसिक को हमें समझना है कि डार्क क्या है। यहाँ द टोटल विजिबिलिटी इज क्लोज्ड, वेयर देयर इज नो विजिबिलिटी, तो उसको ना तो बीमारी की समझ आ रही है, ना उसको ये समझ आ रही है कि मैं कहाँ जाऊं। तो मैं फिर पूछता हूँ कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे बहुत लर्नड आदमी भी बेलाडोना से ठीक हो जाते हैं। वो बहुत हाईली एजुकेटेड गस्टेड ऑफिसर लेवल के जो पेशेंट है वो भी बेलाडोना में कई बार आ जाते हैं, क्योंकि नेवनेस है, मेरे को पता ही नहीं था सर, ये मेरे को पता ही नहीं था कि ये बीमारी होती है। अब जैसे लड़कियां कॉमनली आती हैं कि इवन आफ्टर मैरिज लुकोरिया का केस है, वो इतनी देर दवाई क्यों नहीं ली, तो सर मेरे को पता ही ना था कि ये भी बीमारी होती है, मैंने सोचा ये सभी को होता होगा। कॉमनली ये इतना बोला पड़ना, इतनी नेवनेस है कि उसको ये नहीं पता कि दिस इज नॉर्मल और अबनॉर्मल। और ऐसे ऐसे हमें जो हर चीज को सीखना। अब मैं केस थोड़ा टफ है,
लेकिन मेडिसिन बहुत कॉमन है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। तो फिर मैं इस केस से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम मेडिसिन के पेशेंट क्या बात करता है और उसका मतलब क्या, उसके उसके पीछे उसकी मेंटल स्टेट क्या है, हमें अल्टीमेटली मेंटल स्टेट पे जाना। तो एक 34 इयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट है, इसको मेंटल डिप्रेशन है। वो मेरे को बोली कि सर मेरे मेरे पास बहुत साल पहले किसी और तकलीफ के लिए आई थी, ये करीब 8-9 साल पहले। तो अब ये फिर मेरे को आके पूछने लगी कि सर पहचान लिया मेरे को? मैंने कहा हाँ पहचान लिया। तो मैंने उसको यही सवाल पूछा कि पहचान तो लिया लेकिन इतनी अदास क्यों हो? बोली कि सर मेंटल डिप्रेशन हो रहा है। तो मैंने उसको यही पूछा, अब डिप्रेशन हमें ये नहीं लिखना कि बस पेशेंट ने बोल दिया डिप्रेशन तो हमने डिप्रेशन ले लिया। मैंने पूछा कि डिप्रेशन को छोड़ो, ये तो बहुत बड़ा खुला शब्द है, डिप्रेशन तो हम किसी को भी बोल देते हो, तो आपको तकलीफ क्या होती है मेरे को ये बताओ। तो उसने शुरू कहाँ से किया, उसका जो फर्स्ट सेंटेंस था, मैंने फर्स्ट सेंटेंस पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट इसको कभी नहीं छोड़ना। कई बार क्या होता है कि पेशेंट उठते उठते वापस अपनी पर्ची लेके कुछ ऐसा बोल देता है कि पूरे केस पे काटा मारना पड़ता, उसको काटना पड़ता पूरे केस को। वो जाते जाते कोई शब्द ऐसा बोल देता है तो हमें एहसास होता है कि हम तो कहीं और ही वर्क कर रहे थे। तो पहली लाइन उसकी क्या थी कि सर मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही, मैं बहुत परेशान हूं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई सारी परेशानी आप संभाल नहीं पा रहे, इसका मतलब भी समझा दो और सारी परेशानी भी बता दो। तो उसने शुरू किया एंड शी स्टार्टेड वीपिंग। यहीं से उसने पूरी स्टोरी रोते रोते बताई मेरे को। मेरे को ये लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं रह गया, मैं सब कुछ खो दिया, मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ और अकेलापन मेरे को खा रहा है। मेरे को ये लगता है कि मेरे को कोई बुलाए ना, एंड कॉन्स्टेंटली शी इज वीपिंग। फैमिली इशू मेरे को हर किसी ने टॉर्चर किया, मेरा पास्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, मेरे को हर किसी ने टॉर्चर किया, मेरा पास्ट मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। और कई लोग तो टॉर्चर करने वाले दुनिया छोड़ के भी चले गए, लेकिन वो उनकी बातें, उनका जो मेरा पास्ट है जो उन्होंने किया वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मेरे को बातें बोलती नहीं है, मैं जीना नहीं चाहती। तो मैंने पूछा भी जीना क्यों नहीं चाहती? कि बस मेरे पास है ही नहीं है कुछ, मैं बिल्कुल, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो मैंने पूछा कि ये आपकी सिचुएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बोली कि मेरी इन-लॉज फैमिली। मैंने कहा इन-लॉज फैमिली में सभी कौन? तो बोली कि सभी, मैं पर्टिकुलर तो नाम नहीं ले सकती किसी का, लेकिन सभी ने मेरे को बहुत टॉर्चर किया। तो मैंने कहा कि भाई फिर क्या करती हो, जब इतना तंग हो जाती तो क्या करती हो? बोलती कि मैं अपने आप को पीटती हूँ, अपने आप को मारती हूँ, अपना सर दीवारों के साथ पटकती हूँ, ये सारा करती हूँ। तो मैंने कहा कि ये सभी के सामने करती है? बोले कि हाँ सभी के सामने करती हूँ, लेकिन मेरे को कोई नहीं रोकता। इसीलिए तो मेरे को ये लगता है कि मेरे लिए तो सब मर चुके हैं, मेरे लिए तो कोई है ही नहीं है इस दुनिया में, मेरा कोई रिश्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो मैंने उसको बोला भी तू इतनी तंग होती है तो तेरे हस्बैंड को तू क्यों नहीं बोलती कि हम अलग हो जाए? तो कहने लगी कि अलग किससे हो सर, एक मदर इन लॉ तो है, और मैं ये भी नहीं करना चाहती, मैं ये भी नहीं चाहती कि मैं एक बेटे से उसकी माँ से अलग करूं। अगर मेरा बेटा कोई अलग कर दे तो फिर मेरे को कैसा लगेगा? तो मैंने पूछा कि अपने पेरेंट्स को कभी बताती हो? बोली नहीं मैंने तो नहीं बताया, लेकिन मेरे को मालूम है कि थोड़ा थोड़ा वो, उनको पता है कि मैं खुश नहीं हूँ। तो मैंने कहा वो कुछ करते नहीं है तो उनको तुम खुद क्यों नहीं बताती? बोली को मेरे को पता है कि वो यही करेंगे, वो मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरे पेरेंट्स मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड को ही सपोर्ट करेंगे। तो मैंने कहा कि ये आपको कैसे लगता है कि वो आपको या मदर इन लॉ या फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ या हस्बैंड को ही सपोर्ट करेंगे? वो कहने लगी कि मैं जब भी वहां जाती हूँ तो वो उनकी बहुत प्रेज करते हैं,
कि तू लकी है, तेरे को बहुत अच्छा परिवार मिला, लेकिन मैं इतना दुखी हूँ कि कोई सोच ही नहीं सकता, कोई समझने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ कोई है ही नहीं। तो उसके बाद फिर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि सर आई वांट टू सर्वाइव, प्लीज सेव मी। और वो लोग, मैंने कहा कि मैंने उससे पूछा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या करोगी, क्या होगा? बोली कि फिर देयर इज ओनली वन वे, कि मैं जीना चाहती हूँ लेकिन जैसे उनका बिहेव है वो मेरे को मजबूर कर रहे हैं कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। फिर वो मेरा लास्ट स्टेप तो वही होगा कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। तो इसी बस यही केस था, और इसको मैंने बार बार सोचा, समझा, सुना, और 2 लाइनें मेरे को, मैंने सिर्फ 2 लाइनों पे ही काम किया। एक फर्स्ट वाली कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही, दूसरी लास्ट वाली कि मैं सरवाइव करना चाहती हूँ लेकिन अगर कंडीशन ऐसे ही रही तो सुसाइड ओनली विल बी दी वे फॉर मी। तो ये केस था। तो अब हम थोड़ा सोच के देखो, मैं आपको फर्स्ट और लास्ट लाइन फिर समझा रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए कि ये मेरे केस का ये बेस था कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही, ये था। और दूसरा था कि मैं सरवाइव करना चाहती हूँ, और मेरे को अगर हालात ऐसे रहे तो मेरी सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगी, देन सुसाइड विल बी दी लास्ट ऑप्शन फॉर मी। ये केस था। अब थोड़ा वर्क करके देखो, थोड़ा सिस्टम डिफरेंट है। अगर हम पुराने वे से सोचेंगे तो मेडिसिन और आएगी, अगर हम नए वे से सोचेंगे तो मेडिसिन बिल्कुल डिफरेंट मेडिसिन आएगी। तो इसीलिए थोड़ा सोच के देखो। एनीबॉडी, कोई कुछ कहना चाहता है? बस 2-3 मिनट देंगे आपको, ज्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि हमें बहुत आगे चलना अभी। और मैं चाहूंगा कि ऐसे सोचना है जब कुछ पेशेंट बोलता है, फर्स्ट लाइनिंग और लास्ट लाइन और मिड में उसको गैप में क्या, तो उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो फिर बहुत इजी हो जाता है और बड़े रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। और मैं आपको बताऊं कि व्हेन शी केम ऑन हर सेकंड विजिट, अपने आप आके बोली कि सर आज मैं स्माइल कर रही हूँ, और मेरे को याद ही नहीं है कि मैं कितने सालों के बाद, मैं भूल गई थी कि हंसते कैसे और स्माइल कैसे आती है चेहरे पे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि वाकई ये इसकी ब्यूटी, इसकी स्मार्टनेस बात आ रही। एनीबॉडी प्लीज। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हम बिल्कुल एक फैमिली हैं। मेरे को आपसे ज्यादा नहीं आता, लेकिन मेरे मास्टर ने ये सिखा दिया कि कैसे पेशेंट को इंटरप्रेट कैसे करता और उसको समझना कैसे, बस उसके एग्जैक्ट मीनिंग निकाल, फिर उसकी मेंटल स्टेट सामने आ जाती है। एनीबॉडी? कार्सिनोजन सर डिजायर लाइट तो है ही कि मैं जीना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, ठीक है। डिजायर लाइट है ना, डिजायर लाइट। हाँ, एक बात Plus समझने feeling, की sir. कोशिश। हाँ जी, फीलिंग, सॉरी। हेलो, कार्सिनोजन हो सकती है। देखो, एक बात को समझ लो अच्छी तरह से। अगर हम एक एक लाइन को पकड़ के रूब्रिक्स बनाने शुरू करेंगे तो हम डायरेक्शनलेस हो जाएंगे। अगर हम पूरी स्टोरी को समझेंगे तो उसके मीनिंग बिल्कुल अलग मीनिंग समझाएंगे, अगर पूरी स्टोरी को हम समझें। तो एक तो लाइट सर बोला किसी ने, और सेकंड मेरे को ब्लेस्ड बोला। ये क्या, मेरे को समझ नहीं आई, प्लीज। Helpless feeling, sir. हेल्पलेस फीलिंग, यस, हेल्पलेस, वेरी गुड। और Weary of life. ओके, Fear of losing control. Suicidal disposition. delusion alone says डिल्यूजन अलोन, गुड। सर delusion ठीक है, room she is लगेगा इसमें? डिल्यूजन Room she is. डूम्ड, डूम्ड का, हाँ, डिस्ट्रक्शन है, सर्टेन डिस्ट्रक्शन इज देयर। हाँ, सोच सकते हैं डूम्ड,
गुड गुड है। और क्या सोच सकते हैं? fear of losing control. Fear of losing control. Okay. सर ये है 4 सेकंड फीलिंग कि मेरा कोई नहीं है। मेरा कोई नहीं है 4 सेकंड फीलिंग। 4 गुड। सेकंड। ओके ओके गुड, बहुत अच्छा। सर ये लेडीज ऑफ हाई मोरल्स है, जैसे कह रही है कि किससे अलग हूँ, मदर इन लॉ ही तो है। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन वीपिंग वो व्हाइल टेलिंग हर कंप्लेंट्स। हाँ वीपिंग, ठीक है। ओके। So sensitive to moral impressions लगेगा फिर। मोरल इंप्रेशन है, लेकिन हम पूरी स्टोरी को सोचे ना तो वो दुखी भी है, वहां से निकलना भी नहीं चाहती, उसमें मोरल इंप्रेशन भी आ रहा है ना। हाँ ठीक है चलो। तो स्ट्रेमोनियम लग रही है जैसे स्ट्रेमोनियम, हाँ मैंने स्ट्रेमोनियम पे वर्क किया, मैंने नेट्रोमियर पे वर्क किया, मैंने कॉन्सेटेला पे वर्क किया, लेकिन मेरे को उसका जो एज होल स्टोरी लग रही थी, उसका जो वे ऑफ टेलिंग था, वो मेरे को इन किसी मेडिसिन का नहीं लग रहा था। इसीलिए मैंने उसको उसकी पहली लाइन पे बार बार मैंने आपको बोला कि उसकी पहली लाइन समझो। वो क्या है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही, मैं संभाल नहीं पा रही। तो आज यहाँ क्यों बैठी है, इस बात को समझने की कोशिश करिए कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही। तो आपसे वो क्या चाहती है? सर हेल्थ डिजायर टू हेल्थ, हाँ चलो हेल्थ सोच सकते हैं। डिल्यूजन वाव इज ब्रेकिंग। सर seeking for help. Shrieking sir. help, yes good. Shrieking for help, don't go to the medicine कुछ भी हो सकती है हमें, क्योंकि हमें एक लाइन को नहीं पकड़ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, वो मैं संभाल नहीं पा रही तो आपसे हेल्प चाहती है कि मेरे को कुछ ऐसा दो कि मैं अपने आप को संभाल पाऊं। राइट, इज इट क्लियर? एग्री? यस सर। हाँ, और लास्ट लाइन मैंने जो बोला लास्ट कि आई वांट टू सर्वाइव। सर्वाइवल क्या है कि जिस रास्ते में मैं जैसे किसी ने बोला था कि डूम्ड बीइंग है ना, डूम्ड बीइंग वाली स्टेट में है, लेकिन वो वहां जाना नहीं चाहती। डूम्ड को हम समझेंगे, हेल्पलेस को समझेंगे, ये सारे मीनिंग एक जैसे लगते हैं लेकिन सिचुएशन अलग अलग है। तो अब वो क्या कह रही है कि अगर यही रास्ता रहा तो मेरा सुसाइड ही मेरा आखिरी ऑप्शन होगा मेरे लिए। वो सुसाइड करना नहीं चाहती। राइट, वो क्या कह रही है कि मेरे को कुछ ऐसी मेडिसिन दो कि मैं अपने आप को संभाल पाऊं। शी वांट्स टू कम बैक इनटू द नॉर्मल लाइफ। राइट, फर्स्ट रूब्रिक था shrieking for help and second था escape attempt, she wants to come back, वो वहां से निकलना चाहती है। और थर्ड था कि वो मरना नहीं चाहती लेकिन उसको मरने के लिए कंपेल किया जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही करते रहे तो सुसाइड ही मेरे को, मैं मरना नहीं चाहती, आई वांट टू सर्वाइव, मैं मरना नहीं चाहती लेकिन मेरे को मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बस ये जब 3 रूब्रिक्स लगाए हमने, बस शी इज कंपेल्ड टू कमिट सुसाइड, शी इज बीइंग कंपेल्ड टू कमिट सुसाइड एंड एस्केप अटेम्प्ट एंड श्रीकिंग फॉर हेल्प। और इसको हम लगाएंगे तो अब दूसरा फेज भी तो कवर करना है ना उसका, जो वो सर पटकती है सभी के सामने एंड स्ट्राइकिंग हेड। गुस्सा भैया हम पूछते हैं कि गुस्सा कितना आता है, कैसे आता है? गुस्सा तो किसको नहीं आता। गुस्सा जितने हमारे रिलीजियस ग्रंथ है वो कहते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार छोड़ दो भैया। वो छोड़ दो नहीं, उसको कंट्रोल में करो। तो गुस्से की बात आती है तो वो रूब्रिक कब बनेगा? जब हम उसकी हाइट्स को समझनी शुरू करेंगे, उसकी इंटेंसिटी को समझना शुरू करेंगे कि गुस्सा आता है, गुस्से में रिएक्शन क्या आते हैं। हम तो सीधा पूछते हैं कि भैया आज तक तुमने गुस्से में ज्यादा से ज्यादा क्या किया, याद करो। तो उसको याद वही रहेगा जो उसने गलत किया या जिसको बहुत एंजॉय किया।
वो घटनाएं वो कभी नहीं बोल सकता। तो उसका पीक गुस्सा हम निकालते हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा गुस्सा इस इंटेंसिटी पर आता है और इस लेवल का गुस्सा है, और वो रहता कितनी देर है, और वो गुस्से में क्या करता है, किस बात पे आता है। ये तीन चीजों को मिला के फिर हम गुस्से वाला, अगर वो बहुत कोई इंटेंसिटी होती है उसमें, तब हम उसको अप्लाई करते हैं, नहीं तो उसको साइड पे निकाल देते हैं। नहीं तो गुस्सा तो सभी को आएगा, अब सभी में गुस्सा लगाएंगे तो फिर तो वो गुस्से वाली मेडिसिन भी आ जाएंगी सभी में, है ना। तो इसको गुस्से में ये अल्टीमेटली ये कह रही है कि मेरे को कमिट करने के लिए, सुसाइड कमिट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। गुस्से में क्या करती है, वो अपना सर पटकती है, अपने अपने आप को पीटती है। तो ये केस था। और लोनलीनेस है, डिल्यूजन अलोन शी इज, डिल्यूजन अलोन शी इज, उसको कि मेरा कोई नहीं है, एवरीबॉडी इज डेड फॉर मी, वो सारे रिश्ते मेरे लिए मर चुके हैं, तो एवरीथिंग इज डेड, तो मैं अकेली सर्वाइव कर रही हूँ यहाँ। नो सपोर्ट इज, मेरे 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 पेरेंट्स भी मेरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसको सपोर्ट चाहिए, श्रीकिंग फॉर हेल्प, I want to come out from this situation, and this ways leading to suicide, जिस रास्ते पे मैं जा रही हूँ वो सुसाइड तक पहुंचता है। तो मेडिसिन, अब तो मेडिसिन क्लियर होगी होगी, क्या दिया होगा उसको, एनीबॉडी? अब तो बहुत क्लियर कर दिया मैंने। सर प्लेटिना, प्लेटिना किसी के मजबूर करने पे सुसाइड नहीं करेगी। प्लेटिना का एक मैं आपको टिप देता हूँ, जो प्लेटिना की, जो हम प्रैक्टिकली बहुत अप्लाई करते हैं, डॉक्टर मान भी करते हैं, साइकिल स्टूडेंट्स के सभी लोग करते हैं, कि वो गुस्से में काम बहुत करती है प्लेटिना। उसकी जो फिजिकल एक्टिविटीज है वो बहुत बढ़ जाती है गुस्से में, राइट। तो वो पिछला जो पेंडिंग काम है गुस्से में आके वो सारा फिनिश कर देती है, जो उसको जरूरत भी नहीं, वो भी कर देती है गुस्से में। प्लेटिना का ये सिम्टम करीब करीब हर पेशेंट में आता है। जब हम पूछते हैं कि गुस्से में क्या करते हो, तो फिर अटेंडेंट्स बताते हैं कि जोर जोर से बर्तन पटकने शुरू कर देती हैं, काम तेज तेज करना शुरू कर देती हैं, जो पेंडिंग काम पड़े होते हैं वो भी सारे कर देती है। प्लेटिना नहीं दी थी इसको। प्लेटिना हाँ हेल्प तो मांगता है, लेकिन उसका तरीका और होगा। प्लेटिना का जो हेल्प मांगने वाला तरीका है ना, वो भी इगोइस्टिक होगा। उस बात के, उस मेडिसिन के बेसिक को समझो, कोई इगोइस्टिक मेडिसिन है प्लेटिना, तो उसका तरीका वो क्या करेगा कि ये मेरे को ये हेल्प चाहिए, अगर कोई रिफ्यूज करता तो उसके जवाब, जैसे सपोज डॉक्टर संजय बड़ी अच्छी एग्जांपल देते होते थे कि एक मदर इन लॉ को की टांगे दर्द हो रही है, और वो डॉक्टर इन लॉ को बोलती है कि टांगे दबा दे, तो वो जब दबाने शुरू करती तो ऐसे मत कर, ऐसे इतने जोर से दबाएगी, मारना मेरे को क्या, तू नहीं दबाएगी तो मर नहीं जाऊंगी मैं। वो हेल्प भी मांग रही है और अपनी ईगो भी नहीं छोड़ रही। उसका जो मेडिसिन का बेसिक नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, जो उसका सेंटर है, तो सेंटर वो हर जगह आपको मिलेगा ही मिलेगा किसी भी मेडिसिन का। प्लेटिना की हेल्प ऐसे होती है कि वो रोब से मांगेगा, अगर भैया वैसे तो मेरा काम चल जाता, लेकिन मेरे को ये लगता है कि थोड़ा इजी हो जाएगा, मैं मांग लूं। वो हेल्प मांग के भी आप पे एहसान कर रहा। वैसे तो मैं ठीक कर लेता अपने आप को, कई डॉक्टर आते हैं हमारे पास जो रूरल एरिया के आ जाते हैं, वैसे सर मेरे को मेडिसिन तो पता था, फिर मैंने सोचा कि एक्सपर्ट की राय ले लें, ठीक है। तो इसको हाँ बोलिए एनीबॉडी? इग्निशिया इज वेरी डिग्निफाइड पर्सनैलिटी। वो ऐसे सुसाइड के बारे में नहीं सोचती ना, वो लॉस्ट एवरीथिंग वो कह रही है, लेकिन वो कह रही है कि मेरे लिए हर चीज मरी हुई है, हर रिश्ता मेरे लिए मर गया है। और इग्निशिया जिसको प्यार करती है उसको वो छोड़ती नहीं है। उसको, अगर सपोज मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक मियां बीवी की खटपट है, इग्निशिया फीमेल वाइफ है, तो वो अपने हस्बैंड को खुद कुछ भी बोल दे, लेकिन कोई दूसरा बोलेगा तो वो मारने पे आ जाएगी।
वो कभी उसके बारे में बुरा नहीं बोलेगी, कभी उसको हेट नहीं करेगी, कभी उसको ओवरशन नहीं करेगी। आप ढूंढ लेना बेशक। रिश्ते के लिए जिसको वो प्यार करती है वो बहुत प्यार करती है, और उसके बारे में किसी और से बुरा नहीं कभी भी सुन सकती। और नेटर में और खुद जो कर्ज करना शुरू कर देता है, अग्निशिया कर्ज भी नहीं करती, वो किसी के अपने लव्ड वन के लिए किसी और की जुबान से बुरा भी नहीं सुन सकती। जैसे बच्चों को कि माँ एक बच्चे को खुद जितना मर्जी डांट ले, लेकिन दूसरा डांटे तो वो फिर उसके खिलाफ हो जाती है। ठीक है, हर चीज को क्रिस्टल क्लियर करना। और जो पेशेंट कह रहा है, जो स्टेट कर रहा है, अब इसको भैया दी थी रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्स 1M was given to her, and on very next visit there was a very normal smile on her face. और उसने अपने आप, मैंने नहीं बोला कुछ, अंदर आते ही बोला कि आज सर मैं स्माइल कर रही हूँ और मेरे को अच्छा लग रहा है और मेरे को सारे रिश्ते अच्छे लगने लगे। तो उसके बाद नाउ शी इज स्पेंडिंग नॉर्मल लाइफ। वो बहुत अच्छी खुशी से रह रही है। एक्सक्यूज मी सर, थर्ड रूब्रिक क्या लिया था? एक तो श्रीकिंग फॉर हेल्प है, फिर एस्केप अटेम्प्ट्स टू, और थर्ड रूब्रिक compelled for she is being compelled for suicide, to commit suicide। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं रूब्रिक्स आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ स्क्रीन पे। उसको लगता है ना ये डिल्यूजन है कि उसको कंपेल किया जा रहा है, उसको हाँ, लोग तो कंपेल किया जा रहा है। तो डिल्यूजन में मैं आपको रूब्रिक दिखाता हूँ, एग्जैक्ट रूब्रिक दिखाता हूँ। एक मिनट से कंपेल्ड सुसाइड कर, delusion, suicide, compelled to commit। डिल्यूजन में आ गया। delusion में compelled to commit suicide। उसको धकेला जा रहा है उस तरफ ना, सुसाइड की तरफ। 7 drugs are there, Restox is one of them। and delusion, alone being, loathing life, weeping। वो जो जिसने बोला था ना, एक डॉक्टर ने बोला था कि weeping while telling symptom, वो रो रही है तो उसको, वो while telling symptom रो रही है तो उसको हमने ऐसे ही फिट नहीं कर लेना, हमने उसको फिट करना है। उससे पूछना है कि रो क्यों रही हो? तो बोलते कि रोती तो सर मैं सुबह शुरू से ही बहुत हूँ, मेरे को कई बार खुद ही नहीं पता चलता कि मैं क्यों रो रही हूँ। तो यही उसने बोला था कि मेरे को पता नहीं चलता, मेरे को खुद नहीं पता चलता। उसको कंफर्म किया था, जस्ट मैंने उसको क्लियर करने के लिए। एंड वीपिंग इनवॉलंटरी, रिप्रोचेज अदर्स, and delusion, dead, everything is alone, everything alone, everything dead and still, and she is alone। ठीक है, ये हर चीज को क्लियर करना। और स्ट्राइकिंग हेड, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, देखो दूसरे व्यक्ति से चेक होना। स्ट्राइकिंग, हाँ, striking has escaped the delusion, rising would not rise up, please stop, could not rise up। स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ, स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ देखो, क्लिक करके कड़े मेरे से। रेस्टॉक्स इज स्ट्राइकिंग हिमसेल्फ में भी। तो हमें केस को ऐसा फ्रेम बनाना है कि वो कहीं से भी हिले ना। उसको कम से कम 4 कील नहीं तो 3 कील तो उसके लगमे होने चाहिए, 3 नहीं तो 2 तो लगे होने चाहिए। हाँ, striking himself, knocking his head against walls and things, Restox is there in this, under this rubric also। हम गलती कहाँ करते हैं कि हम जब फिक्स कर लेते हैं कि हाउस में अपना सर पटकता है और चाइना में सर मारता अपना, तो वो हम कई बार मिस कर जाते हैं। तो हमें वो पेशेंट कहता क्या, उसकी इंटेंशन क्या। तो पेशेंट मेरे पास किस लिए आई है कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही, मेरे को संभालने के लिए हेल्प चाहिए आपकी, और मैं इससे निकलना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, मैं सर्वाइव करना चाहती हूँ। मेरे रिश्तेदार मेरी बीमारी का कारण बने हुए। तो अब रेस्टॉक्स के बारे में अब तो आपको पता चल गया होगा कि रेस्टॉक्स क्या है। रेस्टॉक्स पढ़ी है सभी लोगों ने, तो उसका मेन रूब्रिक क्या दिया है डॉक्टर सहगल साहब ने? फटाफट बोलिए, टाइम कम हो रहा है, हमें काम बहुत करना है। Clear superstitious, yes।
fear superstitious, हाँ fear superstitious, right? और fear superstitious में एक मेडिसिन है, सिंगल मेडिसिन है रस्टॉक्स, ठीक है। तो जब से हमने डॉक्टर सहगल साहब को ज्वाइन किया उससे पहले मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है, बहुत बुक्स मेरे को शौक था पढ़ने का, डॉक्टर कैंट का, डॉक्टर पी शंकरन का। मैंने कहीं किसी के केस में डिविजन्स फियर सुपरस्टिशियस लगाते हुए नहीं देखा। लेकिन जब से डॉक्टर सहगल साहब ने इस रूब्रिक को लाइफ में लाया तब से इसका मिसयूज होना शुरू हो गया। हम बिना सोचे समझे, यहाँ कोई समझ नहीं आती तो वहां हम फिर सुपरस्टिशियस लगा लेते हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट एक केस आपके साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि वो मेडिसिन मैंने बहुत कम यूज की थी, लेकिन जब से मेरे को वो मेडिसिन समझ आई तो उसके बाद वो बहुत फ्रिक्वेंटली मेरी प्रैक्टिस में आ गई वो मेडिसिन, और बहुत कॉमन मेडिसिन है। फियर सुपरस्टिशियस क्या? फियर सुपरस्टिशियस है कि जैसे मैंने एक पेशेंट को बताया, कोई मॉर्निंग वॉक की बात चल रही थी, तो मैंने कहा कि भैया हमारे एक दोस्त जाते थे तो एक जीटी रोड पे जाते थे, एक का एक्सीडेंट हो गया तो वो डर गया वहां से, तो उसने लिंक रोड पे जाना शुरू कर दिया। और वो लिंक रोड पे सैर करने जा रहा था तो पीछे से एक बाइक लगी और उसकी जो लोअर स्पाइन का फ्रैक्चर हो गया, वो पैरालाइज हो गया फॉर द टाइम बीइंग। चलो एक हेयर लाइन क्रैक था तो रिकवर कर गया। तो उसके बाद वो जब काफी देर के बाद है तो उसकी बीवी ने बोला कि सर ये तो सैर करना ही बंद कर दिया इन्होंने, तो जैसे आपने बोला। अब मेरे को तो पता है कि वो रियली मेरे फ्रेंड थे तो रियली ये हुआ, लेकिन मैंने उसको बताया, उसने मेरे पे ट्रस्ट किया, और ट्रस्ट किया तो उसके बाद उसने सैर ही बंद कर दी कि सैर करने जाने से हम कहीं ना किसी रास्ते पे तो जाएंगे तो बाइक तो कहीं से भी आ सकता है और फिर हमारे इंजरी हो सकती है, हमारे फ्रैक्चर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। ये उसने कहीं से कंफर्म नहीं किया। वो जिस मेरे दोस्त के बारे में मैं बताया उसको वो जानता नहीं है, कुछ नहीं है, बस मेरे पे ट्रस्ट किया और उसने सैर करना बंद कर दिया। दिस इज फियर सुपरस्टिशियस। अब किसी को बीमारी होती है, डॉक्टर सहगल साहब ने कैसे उसको एलैबोरेट किया, कैसे कि किसी को बीमारी होती है, हार्ट डिजीज होगी, किसी ने सुना कि उसको हार्ट अटैक हो गया, ऐसे होता था, तो उस सुनने वाले इंसान में हार्ट की कोई कंप्लेंट नहीं है, उसकी छाती में कोई कंप्लेंट नहीं है, तो उसने कहीं से सुना है कि हार्ट अटैक का दर्द कहीं से भी शुरू हो सकता है, ये अंगूठे से भी शुरू हो सकता है, ये पाम के अंगूठे से भी शुरू हो सकता है। तो उसने उस दिन से उसके मन में आना शुरू हो गया कि अब मेरे को भी हार्ट अटैक ना हो जाए, कहीं मेरे को हार्ट अटैक ना हो जाए। तो ये फियर सुपरस्टिशियस है। देयर इज नो लॉजिक इज देयर। उसकी छाती में दर्द हुआ था, उसको हार्ट अटैक हुआ, और उसका जो बिग टो में पेन हो रहा, और वो उसको पता भी है कि मेरे को आर्थराइटिस की वजह से हो रहा, तो वो उसने डरना शुरू कर गया उसके मन में। मैं आपको एक एग्जांपल, एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक यंग मैन एक माता को मेडिसिन मेडिसिन दिलाने के लिए आया, और वो कहने लगा कि इस माता को छींक बहुत आती है। माता की उम्र थी 70 के करीब। तो मैंने बातों में हिस्ट्री लेते लेते मेरे को ये लगा कि ये इसका बेटा होगा। तो फिर जैसे उसने बातें मेरे को बताई तो मेरे को ये भी लगा कि इसका रिलेटिव भी नहीं है। तो मैंने उसको, भैया हाँ आप क्या लगते हो इसके? बोला कि सर मैं पड़ोसी हूँ इसका। तो मैंने कहा इनके बेटे हैं सर, सभी है, बेटे भी है, डॉटर इन लॉ भी है, बेटियां भी है, पूरा परिवार है। तो मैंने यही पूछा कि भैया फिर तू इसको मेडिसिन दिलाने के लिए क्यों आया? बोला कि मैंने माता से पूछा, मैंने कहा माता आपको क्या तकलीफ है? तो माता हंस के बोलने लगी कि सर डॉक्टर साहब मेरे को तकलीफ नहीं है, इसको तकलीफ है मेरे से। तो मैंने ये पूछा भी उसको, मैंने उस लड़के से पूछा कि तेरे को क्या तकलीफ है भाई? बोला कि सर मेरे को छींक से वहम आता है, और इसको इतनी छींकें आती है, मैं सुबह बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ, जब बाहर जाना होता है अपने काम के लिए तो ये माता छींक मार देती है और मैं वहां रुक जाता हूँ। मैं फिर 10 मिनट के लिए रुकता हूँ, क्योंकि मेरे को यही बताया, मेरे मन में ये है कि अगर छींक बज गई तो ये बुरी कोई इंडिकेशन आ गई, तो मैं उसके लिए कुछ टाइम रुकना चाहिए। मैं फिर जाना शुरू करता हूँ, जाने की कोशिश करता हूँ, तो ये 2-3 छींक मार देती है।
तो कई कई बार मेरा पूरा पूरा दिन खराब हो जाता है। मैं इसको बहुत कहता हूँ कि माता तू इलाज करवा ले, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको लेके आया। तो मैंने हंस के कहा कि भैया अभी तो मेरे को ये लगता है कि आपको दवाई की जरूरत है, आप दवाई ले लो। तो कहने लगा सर ठीक है, इनको भी दे दो, मेरे को भी दे दो। ये फिर सुपरस्टिशियस है कि किसी ने चीख मार दी, कि कहीं कोई बिल्ली रास्ता कट गई। ये सुपरस्टिशियस है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो कुछ बुरा हो जाएगा। अब ये कंफ्यूज किस बात से करता है, ये कंफ्यूज किस चीज से करता है। अब एक लड़की, मैं आपको एक लड़की का केस बताता हूँ कि मैंने एक लिखा भी था, किसी ग्रुप में भी डाला हुआ था वो केस है। वो लड़की मेरे पास दवाई लेने आई है कि मेरे को नींद नहीं आती। तो मेरा पहला क्वेश्चन था, सी क्वाइट अनमेरिड क्वाइट यंग गर्ल। तो मैंने पूछा कि कब से ये बंद हुई है? बोली कि 1-1.5 महीना हो गया। मैंने कहा कि 1-1.5 महीना पहले क्या हुआ था? बोली कि मेरी एंगेजमेंट हुई थी। तो मैंने उससे पूछा कि एंगेजमेंट तेरी मर्जी से नहीं हुई? बोली नहीं नहीं सर, मेरी मर्जी से हुई है। तो फिर मैंने कहा कि तू कहीं और मैरिज करवाना चाहती थी? नहीं नहीं, कहीं और भी मैरिज नहीं करवाना चाहती, मैं पेरेंट्स की मर्जी से मैरिज करवाती। तो फिर तेरे मन में क्या आता? बोली कि फिर नींद क्यों नहीं आ रही? बोली सर मैं पूरी रात सोचती रहती हूँ कि वहां मेरे को अगर मैं काम ना कर पाई वो कैसे लोग होंगे, अगर मैं काम ना कर पाई तो फिर क्या होगा, अगर मैंने काम ना किया तो फिर लड़ाई होगी, अगर लड़ाई होगी तो फिर ये होगा, फिर मेरे हस्बैंड से मैं दूर हो जाऊंगी, और फिर मेरी जो वहां तो कोई मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें मेरे को ये लगता है कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। तो उसमें है क्या? अब ये इसको फिर सुपरस्टिशियस लगा सकते हैं क्या? अगर हम सीधा सीधा लगाएंगे कि कुछ बेस तो है नहीं है उसका, लेकिन मैंने इसको फिर सुपरस्टिशियस लगाने की बजाय इसको ये कंफ्यूज करता है उस रूब्रिक के साथ, इसीलिए मैंने इसको शेयर किया आपके साथ कि ये है ब्रूडिंग इमेजिनरी ट्रबल्स ओवर। ये ब्रूडिंग ओवर इमेजिनरी ट्रबल्स, अगर मैं फेल होगी तो फिर ये हो जाएगा, अगर ये हो गया तो फिर ये हो जाएगा, अगर ये हो गया तो ये होगा। तो उसको अग्नेशिया वाज गिवन टू हर 1 डोज एंड शी वाज ऑल राइट। उसने दूसरे तीसरे दिन आराम से सोना शुरू कर दिया। अब तीसरी बात है कि अगर ऐसा हो गया, अगर हम बिजनेस करेंगे इससे नुकसान हो जाएगा, अगर नुकसान हो गया तो फिर हमारे पास पैसे कम हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो लॉजिक तो यहाँ भी नहीं है, लॉजिक तो इसमें भी कोई नहीं है। अगर लॉजिक नहीं है तो उसको हम फिर सुपरस्टिशियस तो नहीं लगा सकते। वो तो मनी की बात कर रहा है, वो बिजनेस फेलियर की बात कर रहा है, वो पॉवर्टी की बात कर रहा है। तो ग्राउंडलेस फियर ऑफ पॉवर्टी कल्केरिया फ्लोरिस दी मेडिसिन। तो ऐसे ऐसे हमें सभी को डिफरेंशिएट करना है कि फियर सुपरस्टिशियस है क्या, ब्लूडिंग क्या है, अब्जॉर्ब क्या है। इन चीजों को सभी को हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर हम राइट रूब्रिक पे पहुंच जाएंगे। नहीं तो फेलियर हमारी होती है और दोष सिस्टम पे आता है कि ऐसा इसमें कुछ नहीं है, कहने लगे कि इसमें बेलाडोना, बस कल ही बेलाडोना ही है। एक केस मैं और शेयर करूंगा जल्दी जल्दी आपके साथ, क्योंकि उसमें मैंने कुछ नए रूब्रिक्स मेरे को मिले, और मेरे को रूब्रिक्स नए नहीं थे कि उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे किया जाए, एप्लीकेबल कैसे होंगे, वो मेरे को इस पेशेंट ने पढ़ाया, इस पेशेंट ने सिखाया। ये भी एक मेंटल डिप्रेशन का केस है, और ये लड़की न्यूली मैरिड है इसके, क्योंकि इसके जो इसकी ड्रेसेस से पता चल रहा था कि इसकी नई नई मैरिज हुई है। तो वो अकेले ही मेरे कैबिन में थी। तो मेरे को नींद नहीं आती, वही डिप्रेशन की सारी, जो रो रही है, बिल्कुल सैड है, बिल्कुल एंग्विश्ड है। तो मैंने उससे यही सवाल किया कि मैरिज तेरी मर्जी से नहीं हुई? तो बोली नहीं नहीं सर, मैरिज मेरी मर्जी से हुई है, बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरे इलाज बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा कि क्या पेरेंट्स से कोई कंप्लेंट है? नहीं नहीं सर, पेरेंट्स से भी कोई कंप्लेंट नहीं है, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरे को पढ़ाया, मैं वेल एजुकेटेड हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ रेदर, MA MD थी। तो मैंने कहा कि फिर प्रॉब्लम क्या, कहाँ से शुरू हुई ये प्रॉब्लम, कब शुरू हुई? बोले कि 3-4 महीने पहले शुरू हुई थी। तो 3-4 महीने पहले क्या हुआ था?
अब सडन शुरू हुई तो कोई ना कोई तो इंसिडेंट हुआ ही होगा ना। तो उसने रोते रोते मेरे को बताया कि माई ब्रदर इन लॉ मीन्स मेरा जीजा, he tried to assault me sexually. I was alone in the home. और मेरे को उसने बहुत हर्ट किया, मेरे को बहुत तकलीफ दी। मैं जैसे कैसे बच तो गई, लेकिन अब बात था कि वो बात मैं किसी को बता नहीं पाई, सिर्फ इसीलिए कि अगर मैं ये बताऊं, ये बात मैं बताऊंगी तो पूरा जो घर बर्बाद हो जाएगा, पूरा हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाएगा। मेरी सिस्टर के रिश्ते खराब हो जाएंगे और मेरे पेरेंट्स के रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो अब ये चीज मेरे को कॉन्स्टेंटली बहुत तंग कर रही थी, और मैं अंदर ही अंदर मेरे को तकलीफ बहुत थी। मेरे को इसने बहुत बहुत डीप ग्रीफ दिया, मेरे को इसमें बहुत सदमा दिया कि कोई इतना क्लोज रिश्ता ऐसी नीयत भी रख सकता है, ऐसा भी कर सकता है। तो अब ये बात मेरे को मैरिज के बाद, मेरे बहुत अच्छे हस्बैंड है, गवर्नमेंट जॉब में गजटेड ऑफिसर है, लेकिन मैं वहां खुशी से रह नहीं पा रही। क्यों भाई, वहां क्यों नहीं? क्योंकि वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। जैसे उसने पहले केस में बोला था ना कि वो पुरानी बातें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, ये परस्यूड डिल्यूजन परस्यूड ही इज, कि मेरा पीछा किया जा रहा है, ये बीमारियां मेरा, ये तकलीफें मेरा पीछा कर रही हैं और मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है बिल्कुल। तो मैंने कहा कि फिर क्या होता है कि मैं हस्बैंड के साथ एंजॉय नहीं कर पा रही बिल्कुल। मेरे को ये लगता है कि वो इंसान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, वो मेरे साथ है, हर वक्त मेरे साथ है। तो ये चीज मेरे को सोने नहीं दे रही। मेरे को ये लगता है कि मैं क्राइम कर रही हूँ, मैंने ये गलत किया, मैं ये पाप कर रही हूँ, ऐसे वर्ड वो यूज कर रही थी कि मैं अपने हस्बैंड को धोखा दे रही हूँ। तो ये चीजें मेरे को सोने नहीं देती। ये हर वक्त वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती। अदरवाइज मेरे पेरेंट्स के पास बहुत अच्छी फैमिली है, फाइनेंशियली बहुत साउंड है, मेरे इन लॉज भी बहुत साउंड है। और मैंने पूछा कि अगर क्या सोचती हो कि ऐसा ही चलता गया, ऐसा ही रहा तो क्या करोगी? बोली कि सर फिर मेरे को ये लगता है कि एक हंसता खेलता परिवार मैं खराब कर दूंगी। इतनी बढ़िया आइडियल फैमिली है और मेरी वजह से वो परिवार बर्बाद हो जाए, बस ये केस था। तो इसमें जब काम किया तो बड़ी क्लियर मेडिसिन, मैं बहुत कम यूज की थी वो मेडिसिन, लेकिन वो मेडिसिन में पहुंच पाया क्योंकि मैं मटीरियल मेडिका में वो केसेस बहुत जगह पड़े हुए थे, बिल्कुल सिमिलर केस, तो इसीलिए मैं उस केस को सॉल्व कर पाया। तो क्या क्या, टाइम बहुत कम है हमारे पास, तो क्या क्या सोच सकते हैं हम? हमारे टीचर ही, हमारे पेशेंट ही हमारे टीचर्स होते हैं। हाँ, वो उसको एक रिग्रेट हो रहा था कि अगर मैं बता देती तो मैं शायद इतना तंग ना होती। हाँ, एनीबॉडी? एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है। हाँ, सेक्सुअल अब्यूज, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम इसमें जब हम सीधा लगाते हैं ना सेक्सुअल अब्यूज, तो एक दायरा बड़ा लिमिटेड हो जाता है, वो जरूरी नहीं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि गुस्सा कितना आता है, उसमें रिएक्शन क्या होते हैं। तो वो असॉल्ट तो हो गया, उसमें उसकी इंसल्ट भी होगी, उसके साथ उसको बीटरी भी हो गया, उसके साथ उसको डिसीव भी होगी वो, लेकिन उसके रिएक्शन क्या? अब एक औरत चुप रहती है तो शर्म के मारे, अब तो वो भी खत्म हो गई, अब तो सभी ने बताना शुरू कर दिया। अब तो कोई विलिंगली भी चल रहा है, तो जब कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो ब्लैकमेलिंग का धंधा भी बन गया ये। तो सर हो सकता है haunted by past memories, disagreeable memories, haunted by गुड। अब इसका जोर कहाँ पे था? टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं इसको फिनिश कर लूं।
अभी हम 5-7 मिनट ज्यादा ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसका जोर है अपने को सोच रही है कि मेरी वजह से परिवार बर्बाद हो रहा है, मेरी मैं वजह मेरे से से परिवार गलती हुई है बर्बाद और मैं अपने बर्बाद हस्बैंड हुआ। के साथ एंजॉय नहीं कर पा रही, अपने हस्बैंड को खुशी नहीं दे पा रही। कुछ तो नहीं दे अब पा रही, वो क्यों नहीं ब्लेम दे पा कर रही? रही है, यू आर वेरी क्लोज, वेरी क्लोज। अपने क्यों को नहीं दे पा रही? ब्लेम कर रही है क्यों नहीं दे पा रही? क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ हुआ है उसके बारे में ही सोचती रहती है बस। हाँ उसको, हाँ अब बिल्कुल बिल्कुल आप राइट ट्रैक पे काम कर रहे हो। उसके साथ हुआ क्या, उसको सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, और उससे वो हुआ क्या कि उसको बहुत डीप ग्रीफ में ले गया उसको, क्योंकि उसको इतनी डीप डिसअपॉइंटमेंट हुई कि वो सोच ही नहीं सकती थी। और उसके लिए वो बोली कि उस दिन से मेरा बहनोई मेरे लिए मर गया, लेकिन मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। ठीक है, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जो धोखा कर रही हूँ, ठीक है, तो वो उसको सारा महसूस क्यों हो रहा है? बस इस बात पे, जब इस बात को आपने पकड़ लिया तो राइट मेडिसिन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, वो उसको क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बता नहीं पा रही, और वो क्या कर रही है कि वो एक साइलेंट ग्रीफ में चल रही है। चुपचाप उसको अपने अंदर, उसने अपने अंदर ही बिल्कुल बंद किया हुआ है, बुरी तरह बंद किया हुआ है कि किसी को पता ना चले। बताना चाहती है लेकिन बता नहीं पा रही। तो मैं एक मटीरिया मेडिका में बहुत देर पहले एक केस पढ़ा था, डॉक्टर राजेश शंकरन का मटीरिया मेडिका में पढ़ रहा था, सोलो फॉर्मेटिक। तो उसमें सिमिलर केस, मेरे ख्याल में मेरे को बहुत साल हुए जब ये बुक आई थी, तब से मैंने पढ़े हुए थे। तो इस केस में मैंने अप्लाई किया 1-1.5 साल पहले। तो उसके बाद ये मेडिसिन मेरे लिए बहुत कॉमन बन गई। तो उसमें एक रूब्रिक था, सिमिलर केस था कि वो कुछ उसने छिपाया हुआ है, उस औरत ने छिपाया हुआ, और वो उसने किसी को बताया नहीं, और वो फर्स्ट टाइम उस डॉक्टर को बता रही है। ठीक है ना? तो ये एक रूब्रिक हमारे पास पड़ा हुआ है। अभी नए में तो शायद नई मटीरिया मेडिका, नई रिपोर्टरी में तो मर्ज कर दिया। ग्रीफ अनडिमोस्ट्रेटेबल, अनडिमोस्ट्रेटेटिव ग्रीफ, वो डिमोस्ट्रेट नहीं कर पा रही, अनडिमोस्ट्रेटेड ग्रीफ है, तो उसकी वजह से वो बीमार हो रही है, उसकी वजह से ये सारा हो रहा है। और इसमें नए रूब्रिक क्या मिले कि जब वो हस्बैंड के पास जाती है तो वो इंसान जो जिसने असॉल्ट किया वो हर वक्त उसके साथ है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, परस्यूड शी इज, एंड अनडिमोस्ट्रेटिव ग्रीफ, एंड सेकंड delusion wed 2 persons in bed with her। वो हर वक्त उसको कहते हैं कि दूसरा दूसरा मेरे, हमेशा दूसरा उसके साथ है, वो पहले उसके साथ है हस्बैंड, बाद में उसके साथ है। तो इसमें मेडिसिन, उसमें अनडिमोस्ट्रेटिव ग्रीफ में 2 ही मेडिसिन थी, इग्निशिया एंड साइक्लामिन। एंड delusion wed 2 persons in the bed, the cyclamin and petroleum, 2 drugs are there under this rubric, and cyclamin was given to her, and she was, cyclamin is known as चिली पल्सिटिला। बट मैंने मेंटल एंगल से जैसे जैसे पल्सिटिला को और साइक्लामिन को पढ़ा तो बिल्कुल एक डिफरेंट पिक्चर है उसकी। मैं आपको कुछ मेन रूब्रिक्स दिखा रहा हूँ, अब जो मेन रूब्रिक्स, और उसके बाद हुआ क्या कि ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कैसे होगी कि एक लड़की हु इज इन लव बिफोर मैरिज, और उसकी मैरिज हो गई और दूसरा इंसान है, लेकिन पहला उसका पीछा नहीं छोड़ रहा, उसके दिमाग से निकल नहीं रहा, तो हर वक्त उसके साथ बेड पे 2 लोग हैं। तो जब प्रैक्टिकली मैंने ऐसे इस एंगल से अप्लाई करना शुरू किया तो साइक्लामिन ने बहुत मोलेकुलर रिजल्ट दिए, और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज, क्योंकि आजकल तो बहुत फ्रीक्वेंटली ये ऐसी सिचुएशन आ ही रही है कि एक पहले चलता था, एक बाद में चलता है, और पहला पीछा नहीं छोड़ रहा और दूसरा आ गया। और एक रूब्रिक बहुत अच्छा इसका साइक्लामिन का पड़ा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ, उसमें सिंगल साइक्लामिन मेडिसिन है। अदरवाइज साइक्लामिन इज वेरी चीयरफुल पर्सनालिटी, वेरी contented personality, very mild and very yielding, delusion bed। हाँ, इन ओपन करो, इस रूब्रिक में ओपन कर लो, बोलो ना।
हाँ, इसको पूरा पढ़ो इस रुब्रिक को। Delusion, bed someone in the bed as if one person, someone is two persons lay in the bed as if overlapped hers by half and the body of the other with him। कि वो हर वक्त उसको ये लगता है कि बेड पे दो लोग उसके साथ हैं। तो मेरे को ये समझ, रुब्रिक्स बहुत बार पढ़ा था मैंने साइक्लामिन में, तो मैंने, लेकिन किसी ने आके नहीं बताया कि मेरे को ये लगता है कि मेरे साथ दो, वेरी रेयर किसी पेशेंट ने बोला होगा कि नहीं, तो ये तो पेशेंट आम बोलते हैं कि रूम में कोई है, मेरे बिना कोई है, समवन अदर पर्सन इज इन द रूम, वो बहुत कॉमनली मिलता है। लेकिन ये रुब्रिक मैं कभी अप्लाई नहीं कर पाया था। लेकिन अब जब कभी प्यार का मसला आता है, आफ्टर मैरिज जो परसिस्ट करता है, तो उन केसेस में जब ये सिचुएशन प्रोडोमिनेट करती है, तो इस सिचुएशन में ये रुब्रिक्स बहुत प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो दूसरा था कि एक हंसता खेलता, पहले एक डॉक्टर ने पहले बोला था डिल्यूजन डूम्ड बीइंग। इस रुब्रिक की हम अगर डीपली इसके मीनिंग समझने की कोशिश करें, अगर ऐसे ही चलती रही तो इस इवेंट को, इस जिंदगी को, इस परिवार को बर्बाद होने से कोई नहीं बचाएगा। क्योंकि अगर मैं ऐसे ही रही, मैं ही अपसेट रही, तो एक गर्लफ्रेंड की तरह वो कब तक मेरे को बिहेव करेगा, कब तक मेरे को बर्दाश्त करेगा, कब तक मेरी मदर इन लॉ मेरे को बर्दाश्त करेंगी। तो परिवार तो बहुत हंसता खेलता, वो बहुत, शी इज वेरी contented with the family, even parent family, she was also very contented। तो अब एक मेरी वजह से एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में हमारा टाइम भी हो गया, मेरे कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं। मेरे को एक केस और, दो केसेस मैंने निकाले हुए थे। एक केस तो मैंने दिखाया था लास्ट सेमिनार में, जो डॉक्टर हैनीमैन साहब के एक एसोफेगल कैंसर का केस था। वो वीडियो उसकी बहुत लंबी है, तो वो मैं कभी डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। तो कैसे कैसे उसको रेडियोथेरेपी शुरू कर दी थी, 4 रेडियोथेरेपी हो चुकी थी उसकी, लेकिन वो उसकी रेडियोथेरेपी हमने इमीडिएट बंद करवाई और विद इन 9 मंथ ही वाज ऑलराइट, देयर वाज नो साइन ऑफ कैंसर एंड नाउ ही इज लिविंग इन कनाडा। उसका 9 महीने में 10 किलो वेट गेन हुआ, 1 महीने के बाद उसका वेट गेन होना शुरू हो गया। अगर सोच के देखिए, रेडियोथेरेपी केमोथेरेपी जाती तो कम से कम 15 किलो वेट उसका लॉस होता। तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स मिलते हैं जब हम उसको बिल्कुल डीप लेवल पे, फेलियर हमें भी मिलती है। हम ये केस, हम जो ऐसे केस निकल जाते हैं वो आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो फेलियर हमारी प्रैक्टिस में भी आती है। लेकिन हम बार बार कोशिश करते हैं, अगर कोई वीडियो है तो उसको सुनते हैं, उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर डॉक्टर सैगल सिस्टम पे काम करना, तो उसको लाइटली मत लो, उसको बहुत डीपली कि वो पेशेंट के वर्ड्स क्या कह रहे हैं। और अगर हम फिर सुपरस्टिशियस लगाने जा रहे हैं, तो क्या सुपरस्टिशियस बाकी का फेज रेस्टॉक्स कवर करती है, या सुपरस्टिशियस है भी कहीं, हम किसी और रुब्रिक को सुपरस्टिशियस में तो नहीं लगाने जा रहे। तो ये बातें हमें डीपली समझनी है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको 2 कैंसर के केस दिखाऊंगा जो बिल्कुल ठीक हुए थे अल्टीमेटली। एक तो मैंने आपको बताया, वो अभी फिट एंड फाइन, इज लिविंग एंजॉयिंग द लाइफ। तो एक माता थी जो 82 ईयर की एज में आई थी मेरे पास। तो मैंने बहुत सेमिनार्स में उसको उठा के लेके आए थे, वो अपने आप चल नहीं पा रही थी। तो वो 6-7 साल सर्वाइव की उसके बाद, और अल्टीमेटली उसकी डेथ जो कैंसर से नहीं हुई, नेचुरल डेथ हुई उसकी। तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स मिलते हैं अगर हम चीजों को डीपली समझना शुरू करें। मेरे को उम्मीद है कि आगे भी हम ऐसे जुड़े रहेंगे और अपने अपने एक्सपीरियंस जो शेयर करते रहेंगे। तो रुब्रिक मैं बार बार कह रहा हूँ कि हर लाइन को रुब्रिक में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो। आप पूरी स्टोरी सुनो, स्टोरी सुन के उसका सेंटर निकालो कि उसका सेंटर कहाँ, फिर मेडिसिन लगेगी। तो फिर बिल्कुल 100% हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर पे चलेगी। बस आज के लिए इतना ही। तो आगे डॉक्टर आशी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे का जो प्रोग्राम वो बताएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you, sir.
थैंक यू सर। थैंक यू सर। ये एक बताएंगे Thank you, sir. जैसे हॉन्टेड बाय पास्ट मेमोरीज या डिल्यूजन परस्यूट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? डिल्यूजन डूम। थैंक यू डॉक्टर भूपिंदर, मेरे लिए भी कुछ नए रूब्रिक मिले, थैंक यू वेरी मच। डिल्यूजन परस्यूट एंड हॉन्टेड बाय पास्ट मेमोरीज। हॉन्टिंग, वो इसमें तो परस्यूट में तो कोई ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, और वो हॉन्टेड मेरे में को वो मेरे को दुखी कर रही है, वो मेरे को तंग करती है। हॉन्टिंग का क्या मतलब है? वो मेरे को कहीं ना कहीं दुख दे रही है, उसके बस सिर्फ उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसकी इवेल्युएट करना पड़ेगा हमें कि पेशेंट में क्या आ रहा है। ये बिल्कुल बहुत क्लोज रूब्रिक्स है दोनों। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बोथ द रूब्रिक्स, पर उसकी सिचुएशन क्या कह रही है, किस सिचुएशन में वो जा रही है, उसको ज्यादा तंग क्या चीज कर रही है। परस्यूट तो हमने लगा लिया क्योंकि वो रेस्टॉक्स में था, लेकिन उसका बेस क्या था? बेस के वो आई किसके लिए, आई किस चीज के लिए कि मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही, हेल्प चाहती है मेरे से, और हेल्प मेरा एक नंबर इवेल्युएट करते हैं तो हेल्प एक नंबर पे है। और दूसरा क्या है कि वो शी इज गोइंग टुवर्ड सुसाइड, तो सुसाइड से निकालना उसको, उसके लिए फिर हेल्प चाहिए, वो एस्केप करना चाहती है। तो उसको लगता क्या है कि मेरे लिए मैं अकेली हूँ, मेरे को मैं हॉन्टेड बाय हॉन्टिंग, ये ऐसे रूब्रिक में बहुत लास्ट में जस्ट टू डिफरेंशिएट द मेडिसिन उसमें हम अप्लाई करते हैं, उसको हम फर्स्ट में नहीं रखते, फर्स्ट में। हाँ हाँ हाँ, आपने इस केस में भी लगाया ना, ये साइक्लामेन वाले केस में भी परस्यूट। हाँ हाँ, तो वो घटना उसका पीछा नहीं छोड़ रही, कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। जब मैं अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ तो वो मेरे फिर साथ होता, तो वो एक डायरेक्शन ही चेंज होगी उसकी बिल्कुल ना। अब हॉन्टिंग पीछे रह गया और 2% आगे आ गया, कि वो मेरा कभी भी पीछा नहीं छोड़ रही। जैसे ऐसी सिचुएशन कैसे होती है, जैसे हुपिंग कफ में है। हुपिंग कफ में क्या होता है, ड्रोसरा में क्या है कि वो हुपिंग कफ जैसी है कि वो जैसे एक बार चिपक गई तो चिपक ही गई, वो पीछा ही नहीं छोड़ रही, पीछे आए जा रही है, अपने आए जा रही है। मैं निकलना चाहती हूँ लेकिन वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, वो कॉन्स्टेंटली इनवॉलंटरी आए जा रही है। वो सिचुएशन से ऐसे रूब्रिक्स जो समझाते हैं, क्योंकि उसमें ड्रोसरा बहुत मेन मेडिसिन है। जब परस्यूड आएगा ना, जब परस्यूड आएगा तो ड्रोसरा मेडिसिन आगे आएगी, क्योंकि ड्रोसरा में क्या है कि वो मेरे पीछे लगे हुए हैं, वो दुश्मन, वो ऐसा दुश्मन है जो मेरे को कभी भी रेस्ट नहीं करने दे रहा, एक पल भी रेस्ट नहीं करने दे रहा। जब हुपिंग कफ में भी ऐसा आ जाएगा कि ये मेरे को इतना तंग किया कि एक मिनट भी मेरे को रेस्ट नहीं करने दे रही, वो हॉन्टिंग की बजाय रेस्ट की बात आ जाएगी। रेस्ट परस्यूड बाय एनिमी हु क्या रूब्रिक हु डज नॉट अलाउ टू रेस्ट हिम। एक मिनट में आपको एग्जैक्ट रूब्रिक बताता हूँ। तो एग्जैक्ट रूब्रिक पे पहुंचने का यही तरीका होता है, अलाउ रेस्ट करके ना, रेस्ट और रेस्ट। एक मिनट में मैं रूब्रिक आपको निकाल के दिखाता हूँ। डिल्यूजन एनिमी रेस्ट एनिमी अलाउ हिम नो। एक मिनट जरा वेट करेंगे, हो गया। डिल्यूजन एनिमी रेस्ट एनिमी अलाउ हिम नो। मेरे पास एक केस चलता था, वो भी था इंसिनिटी का केस था, शिजोफ्रेनिया का। तो उसको ये लगता, वो अपने आप से बातें करता, वो शराब बहुत पीता था, शराब की वजह से उसको हुआ था, उसको बहुत मेडिसिन दी, हायोस्टामोनियम क्या क्या दी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये गाली निकालता है। गाली क्यों निकालता है कि जब सुबह गुरुद्वारा में स्पीकर बोलता है, जब वो पाठ शुरू होता है, तो वो उसको कि ये मेरे सबसे बड़े दुश्मन है, उसको आवाज से, स्पेशली वो जब रिलीजियस प्रोग्राम चलता था तो वो उससे वो बहुत इरिटेट होता था, और गुरुद्वारा बिल्कुल नजदीक था। तो वो कहता है कि ये मेरे दुश्मन मेरे सर पे बैठे और मेरे को कभी आराम नहीं करने देते, ठीक है। एंड ड्रोसरा वाज गिवन टू हिम and he was all right. Now he is living normal, spending normal life.
तो हमें बिल्कुल डीपली उन चीजों को समझना पड़ेगा। और उसके लिए आपको बस कॉन्स्टेंटली कुछ नहीं है, आपको काम करना है, काम करते जाना, आपको ऑटोमेटिकली चीजें जो डिफरेंशिएट होनी शुरू हो जाएंगी। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। Thank you, sir. It is Am I really right? great. Rosira ka great rubric. Thank you. Okay. Thank you very much, everybody. Amazing, sir. थैंक यू सर साइक्लोमेन सुनाने के लिए। So we are winding up. Thanks, Dr. Rupinder Singh, for such a wonderful session. And I hope in future also you will be with us to teach us more. So thanks to all participants also. Thank you, ma'am.